आपको यहाँ पर दिख रहा है HPSC असिस्टेंट प्रोफेसर रिक्रूटमेंट एग्जाम की फॉर्म फिलिंग के कई हफ्तों बाद आया एक नोटिफिकेशन जो ये बता रहा है कि वो सभी कैंडिडेट्स जिन्होंने आउटसाइड ऑफ हरियाणा डोमिसाइल से अप्लाई किया है उनको एग्जैक्टली वो कास्ट सर्टिफिकेशन प्रूफ करने की ज़रूरत है जिसको उन्होंने फॉर्म भरते टाइम दिखाया था, क्लेम किया था। यहाँ पर एक बहुत ही बड़ा टेक्निकल इशू आ रहा है जिसके वजह से मेजॉरिटी कैंडिडेट्स जो कि नॉन जनरल से थे और दूसरी स्टेट के थे वो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के प्रोसेस से बाहर हो गए। अब ये दिक्कत जो HPSC के असिस्टेंट प्रोफेसर के रिक्रूटमेंट ड्राइव में आई है, ये सेम दिक्कत उत्तर प्रदेश के पब्लिक सर्विस कमीशन रिक्रूटमेंट ड्राइव के वक्त भी आ सकती है, आएगी। तो ये दिक्कत है क्या, इसका छुटकारा कैसे पाया जाए और कैसे ये एक टेक्निकल इशू से एक बहुत बड़ी चीज़ है। मतलब हमारे देश में इतने साल बीत गए हमें इंडिपेंडेंट हुए हुए और आज भी अगर हम हमारी रिजर्व्ड कैटेगरीज को एक ऑल ऑन प्रोटेक्शन नहीं दे पा रहे हैं या फॉर वट एवर रीज़न उनको अंधेरे में रख रहे हैं, तो क्यों ये हो रहा है, ये किस एटीट्यूड से ये आ रहा है, ये सब कुछ मैं आज के सेशन में डिस्कस करने वाली हूँ। आज का ये सेशन प्रॉबेबली मेरे इस 3 साल के अड्डा की जर्नी का सबसे कंट्रोवर्शियल सेशन भी रहने वाला है और मैंने इसके बारे में ज़्यादा प्लानिंग भी नहीं की। मैं सोच के नहीं आई हूँ कि मैं एग्जैक्टली किस फॉर्म में क्या बोलूँगी, बट मैं सुबह से कुछ महसूस कर रही हूँ बिकॉज मुझे आज सुबह से एक बात का पता चला और मैं सुबह से उस बात के बारे में सोच रही हूँ, मैं सुबह से उस बात के बारे में लोगों से बात कर रही हूँ और फाइनली मैं अब उसके बारे में आपसे बात करने को तैयार हूँ। और मैं ये बात इसलिए इस पब्लिक प्लेटफॉर्म पे भी कर रही हूँ क्योंकि ये एटीट्यूड का प्रॉब्लम है और सरकार को आई थिंक अब ज़रूरत है यहाँ पर अपनी ट्रांसपेरेंसी को बढ़ाने की, बड़ा करने की, क्योंकि ऐसे ही तो नहीं चल सकता। आइए शुरू करते हैं, देखते हैं मैटर क्या है। देखो, ये आप सब लोग जानते हैं कि एजुकेशन सेंटर का एजुकेशन का जो भी रोल है, एजुकेशन का जो भी एजेंडा है वो सेंट्रल लिस्ट में भी है, स्टेट लिस्ट में भी है, सो दोनों में आ रहा है, बेसिकली कॉन्करेंट में आ रहा है। इस वजह से एक तरफ तो सेंटर है जो अपने खुद के सेंट्रल डिसीजंस लेती है, सेंट्रल लिस्ट्स निकालती है, और दूसरी तरफ स्टेट है जो भी एजुकेशन के लिहाज से अपना काम करती है। अब हमारी कॉन्स्टिट्यूशन ये कह रही है कि जब जब मैटर एजुकेशन का होगा तो स्टेट वहाँ, जब स्टेट लेवल की इंस्टीट्यूशंस के लिए रिक्रूटमेंट करेगी तो वहाँ वो अपने खुद के लॉज क्रिएट कर सकती है, वो अपनी स्टेट के इंडिविजुअल्स को डोमिसाइल दे सकती है, वो अपनी ही स्टेट की रिजर्व्ड कैटेगरीज को प्रेफरेंसेस दे सकती है, एटसेट्रा एटसेट्रा। और इसमें कुछ गलत भी नहीं है। किसी भी स्टेट, किसी भी राज्य के पास इतनी शक्ति तो होनी चाहिए कि वो अपने ही नेटिव्स, अपने ही लोकलाइट्स को प्रेफरेंस दे और उनके हक के लिए लड़े। तो बिल्कुल ठीक बात है। इस तहत आप देखेंगे जितने भी लोकल स्टेट के पब्लिक सर्विस कमीशंस के एग्जाम्स होते हैं, इन सभी में आप देखेंगे आपको डोमिसाइल बेनिफिट दिया जाता है। यानी अगर आप उस पर्टिकुलर स्टेट के SC या ST या OBC या EWS कैटेगरी में आ रहे हैं तभी आपको आपकी रिजर्वेशन का बेनिफिट मिलेगा, अदरवाइज आपको रिजर्वेशन का बेनिफिट नहीं मिलता। और ये बात नोटिफिकेशन में लिखी जाती है कि आप अगर अदर स्टेट के कैंडिडेट हुए तो इन दैट केस, मान लीजिए मैं उत्तर प्रदेश में अभी वैकेंसी आई हुई है तो मैं उत्तर प्रदेश में अप्लाई कर रही हूँ, मैं हरियाणा में मान लो OBC हूँ, तो मेरा हरियाणा को OBC का सर्टिफिकेट यहाँ नहीं चलेगा, मैं उत्तर प्रदेश की वैकेंसी में जनरल कैटेगरी में ही मानी जाऊंगी। ठीक है। अब जब आप फॉर्म फिलिंग करते हैं तो फॉर्म फिलिंग के वक्त मैंने अगर अपना आधार एड्रेस डाला, आधार कार्ड पे जो एड्रेस है मैंने वो उसको डाला, तो वो एड्रेस को रीड करते ही मेरी कैटेगरी को जनरल के बियॉन्ड किसी और को कोई और कैटेगरी में को चूज ही नहीं करने देगा। अदरवाइज अगर मेरा डोमिसाइल मान लीजिए उत्तर प्रदेश का ही है तो मेरे पास ऑप्शन है कि फिर एक ड्रॉप डाउन मेन्यू खुलेगा, मैं अपनी कैटेगरी चूज करूंगी, जनरल है, SC ST OBC है। यहाँ पर ऐसा नहीं है। अगर मैं आउटसाइड ऑफ यूपी से हूँ या फिर जिस स्टेट में अप्लाई कर रहे हो आप उससे बाहर के हो, आपका एड्रेस पढ़ते ही वो आपको एक ही ऑप्शन अलॉट कर देता है कि आप जनरल में आओगे। ठीक है। अब HPSC में हाल ही में क्या हुआ, HPSC ने सिमिलर का, उन्होंने बोला HPSC का जब असिस्टेंट प्रोफेसर का ड्राइव आया तो सिर्फ हरियाणा के लोगों को रिजर्वेशन का बेनिफिट दिया गया
और उन्होंने बोला कि आपका नेट क्वालिफाइड है तो आप एलिजिबल हो, और यहाँ पर लेकिन हरियाणा में आपको जो है जनरल की कैटेगरी में माना जाएगा। अब ऐसे बहुत सारे कैंडिडेट्स थे जो दूसरे स्टेट्स में रिजर्वेशन का बेनिफिट ले रहे थे और उन्होंने अपना प्रीलिम्स और अपना मेंस क्वालिफाई किया। तो इंटरव्यू से पहले उनका डीवी हुआ, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन से पहले वो ये नोटिफिकेशन निकाल देते हैं। अब अगर आप इस नोटिफिकेशन को डिटेल में पढ़ोगे तो मैं आपको पहले इसकी लैंग्वेज पढ़ के सुनाती हूँ और फिर मैं इसका इंटरप्रिटेशन आपके लिए करती हूँ। द एलिजिबिलिटी ऑफ द कैंडिडेट्स फ्रॉम अदर स्टेट्स एज वेल एज द रिजर्व कैटेगरी कैंडिडेट्स ऑफ हरियाणा स्टेट हैज टू बी चेक्ड एट पार विद द यूआर यानी अनरिजर्व जनरल कैटेगरी कैंडिडेट्स बिफोर considering their candidature. Therefore, all such candidates are required to produce submit net certificate as claimed and uploaded by them while submitting their online application. वरना मतलब आपने फॉर्म भरते वक्त जो कैटेगरी क्लेम की थी उसी कैटेगरी के तहत आपको आगे आपको एडमिशन मिलेगा उस पर्टिकुलर स्टेट के पब्लिक सर्विस कमीशन जॉब में। अब अगर मैं किसी बाहर की स्टेट की हूं, क्योंकि नेट एक नेशनल लेवल का एग्जाम है और हर कैटेगरी के लिए वो रिलेटिव डिफरेंट कट ऑफ्स निकाल रहे हैं, और वो कट ऑफ भी ऐसे एक स्टैंडर्ड कट ऑफ नहीं है जैसे सीटेट की तरह कि सीटेट ने एक पर्टिकुलर सेट ऑफ मार्क्स डिसाइड कर रखे हैं, और अगर आपके उस पर्टिकुलर सेट ऑफ मार्क्स आपके हैं उस पर्टिकुलर कैटेगरी में देन आपका बेसिकली सीटेट क्वालिफाइड है, वरना वो क्वालिफाइड नहीं है। तो सीटेट ने फिर भी चीज़ों को यहाँ काफ़ी आसान किया हुआ है। यूजीसी अभी तक इसको कर नहीं पाया। तो यूजीसी में दिक्कत क्या आती है, आप यूजीसी नेट मान लो मैं क्वालिफाई कर रही हूँ एससी कट ऑफ पे, अब यही एससी कट ऑफ लेकर मैं जाऊंगी एचपीएससी के पास, और वहां पर मेरा ये देखकर कि मैं हरियाणा की कैंडिडेट नहीं हूं, वो मुझे ऑटोमेटिकली जनरल कैटेगरी अलॉट कर देगा। मैंने नेट क्वालिफाई किया था एससी कैटेगरी की कट ऑफ पे, लेकिन अब जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आया है तो मैं वहां पर अपना ऑफ कोर्स एससी कैटेगरी का सर्टिफिकेट उनके सामने फर्निश करूंगी, और यहाँ पर आ गई डिस्क्रिपेंसी। यहाँ पर अब एचपीएससी वाले बोल रहे हैं कि भाई वहां पर तुमने एससी पे क्लेम किया था, यहाँ पर तुम जनरल में क्लेम कर रहे हो, तो तुम हमारी इस रिजल्ट की रेंज से बाहर हो, तो हम तुम्हें यहाँ पर तुम्हें मान्यता नहीं दी जाएगी। और वो बेचारे बच्चे जिन्होंने इतने मेहनत से इतने महीने लगाकर अपने एग्जाम की तैयारी की, उनका प्रीलिम्स और मेंस भी क्वालिफाई हुआ, अब जाकर उनको पता चल रहा है कि भाई उनका तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन ही फेल कर गया है। ठीक है, यहाँ पर एक से दो इंपॉर्टेंट चैलेंजेस रेज हो रहे हैं। सबसे पहले ये इशू कि आप अगर दूसरी स्टेट की रिजर्वेशन में आ रहे हो और जब तक आप नेट के जनरल कट ऑफ से नहीं क्वालिफाई करते तब तक आप एचपीएससी में एज जनरल अप्लाई नहीं कर सकते, ये बात ओरिजिनली नोटिफिकेशन में कहीं नहीं लिखी गई थी। लेकिन दूसरे स्टेट्स में या दूसरे अदर एग्जाम्स में इस तरीके के इश्यूज क्योंकि रेज हुए हैं, इनके ऊपर कोर्ट केसेस हुए हैं, तो हम उनकी इंटरप्रिटेशन यहाँ पर अप्लाई कर रहे थे। चलो वो भी ठीक है, क्योंकि नोटिफिकेशन में कुछ ऐसा मेंशन नहीं था, आपने प्रीलिम्स और मेंस हमें लेने दिया, बच्चों ने उसको क्वालिफाई भी कर लिया। अब डीवी में आके आप कह रहे हो कि आप नेट तो मान लो आपने एससी में किया, यहाँ पर आपने अप्लाई कर दिया जनरल में, ये हो नहीं सकता एंड दैट्स नॉट पॉसिबल। ये सेम केस टीना डाबी आईएएस के साथ भी हुआ था, जब उन्होंने प्रीलिम्स क्वालिफाई किया था एससी की कट ऑफ में, बट क्योंकि उनके हाईएस्ट मार्क्स आए थे मेंस में, तो वो जनरल की सीट पे उनको अलॉट हुई थी जब उनका मेंस क्वालिफाई हुआ था, तो फाइनल मेरिट में उस टाइम भी सेम इशू रेज हुआ था, उसके ऊपर एक कोर्ट केस भी हुआ था और जजमेंट यही थी। उसमें भी जजमेंट को आप जाके पढ़ भी सकते हैं। एचपीएससी ने यहाँ पर इस चीज़ का ध्यान नहीं रखा। यूपी पब्लिक सर्विस कमीशन की नोटिफिकेशन में भी इस चीज़ पर कोई गौर नहीं फरमाया गया। एचपीएससी ने बड़ी ही कन्वीनियंटली कुछ मतलब फॉर्म फिलिंग के और एग्जाम के और इन सब चीज़ों के कुछ हफ्तों बाद ये नोटिफिकेशन लाकर सडनली लोगों को हिला के रख दिया। फिर भी नहीं, बहुत लोगों को विश्वास हो रहा था कि ऐसा कुछ हो सकता है, तो वो गए डीवी तक भी पहुंचे और वहां जाके फिर उनको रिजेक्ट कर दिया गया कि भाई तुम्हारा तो डीवी यहाँ फेल कर गया है। तो इसका मतलब है 2-3 इश्यूज हैं यहाँ पर। सबसे पहले ये बात ठीक है कि स्टेट के पास हक है अपनी स्टेट के लोकल नेटिव्स के रिजर्वेशन राइट्स को प्रोटेक्ट करना, कि अगर मैं अपनी स्टेट में एससीज को या ओबीसीज को सर्टेन बेनिफिट दे रही हूँ उनके उत्थान के लिए, उनके प्रोग्रेस एवोल्यूशन के लिए, तो ये काम मैं दूसरी स्टेट के कैंडिडेट के लिए क्यों करूँगी, क्योंकि उस स्टेट का कैंडिडेट ऑलरेडी उस स्टेट से वो बेनिफिट उठा रहा है। ये लॉजिकल है, बट ये बात बहुत ही क्लियरली आपको मेंशन कर देनी चाहिए। कहाँ पर? अपनी नोटिफिकेशन में। ये इस तरीके की नोटिफिकेशन आप एग्जाम के बाद, प्रीलिम्स लेने के बाद, मेंस लेने के बाद नहीं ला सकते हो, क्योंकि उस कैंडिडेट का तो यहाँ हो गया 1.5 साल वेस्ट।
राइट, पहली बात। दूसरी बात, जिस तरीके से ऑलरेडी नेशनल लेवल के कुछ और एग्जाम्स हैं, जैसे सीटेट का एग्जाम है, वो भी एनटीए कंडक्ट करवा रहा है यहाँ पर, वहाँ पर बहुत क्लैरिटी है इस मामले में कि एक उन्होंने सर्टेन मार्क्स की रेंज सिलेक्ट की हुई है कि अगर इतने आपके मार्क्स हैं अंडर दिस कैटेगरी तो आपको सिलेक्शन हो जाएगा, और उसको एक वाटर मार्क मानकर हम चलते हैं। आप मतलब क्योंकि वो मार्क्स स्टैंडर्ड हैं तो अक्रॉस इंडिया वहाँ वेरिएशन नहीं आती है। अब यहाँ पर एचपीएससी के केस में क्या हुआ था, यहाँ पर आपने जो भी क्वालिफाइंग कट ऑफ है वो नेट में कुछ और रख दी, उस कट ऑफ के तहत आपने अपनी कैटेगरी में क्वालिफाई किया तो एचपीएससी में उसको मान्यता नहीं दी गई। तो ये केस उस बच्चे के साथ जगह जगह आएगा। इसका मतलब नेशनल लेवल की एलिजिबिलिटी होने के बावजूद वो बच्चा किसी भी दूसरी स्टेट में अमान्य हो जाएगा। उसके पास एट द एंड ऑफ द डे अपनी स्टेट का ही ऑप्शन कहीं ना कहीं बचेगा, अगर आप इसको टेक्निकली देखो। मतलब अगर यही चीज़ और स्टेट्स में जा के रिपीट हो रही है। अब ये मान लो जिस कैंडिडेट ने 6 महीना नोटिफिकेशन के बाद 6 महीना एग्जाम प्रोसेस से गुजर के डीबी में जाके जो फेल होता है, तो उसके जीवन के जो 9 से 12 महीने वेस्ट हुए, वो और कितनी स्टेट्स में जाके इन फेलियर्स को लेगा। और खुद की स्टेट में ये नोटिफिकेशन आने का प्रोसेस भी बड़ा स्लो होता है। कभी कभी दूसरी स्टेट्स में वैकेंसीज आ रही होती है, आपकी खुद की स्टेट में वैकेंसी आ नहीं रही। लेकिन अगर आप रिजर्वेशन पॉलिसी के अंडर आ रहे हो अपनी स्टेट में, आपके पास नेट है, फिर भी दूसरी स्टेट में जाके एंड में इस तरीके के झमेले में आपको फंसा के आपका डीबी फेल करवा देते हैं, ये कैंडिडेट क्या करेगा? अब इसमें ये लोग कह रहे हैं कि नहीं, तुम इतने माहिर हो जाओ कि मान लो तुम थे भी एससी कैंडिडेट, तुमने इतने मार्क्स स्कोर कर लिए कि तुम नेट में जनरल कैटेगरी में आ गए, तुमने जनरल कैंडिडेट की सीट ले ली, ठीक है, तो इस बेसिस पर तुम्हारा नेट में भी सिलेक्शन हुआ और यही बेसिस पर मान लो अब एचपीएससी या यूपी भी तुम्हारा सिलेक्शन ले लेगा। तो इसका तो ये मतलब है ना कि तुमने जो ये और दूसरी ज्यादा कैटेगरीज है उनकी जो कट ऑफ्स बनाई हुई है वो क्या एक बोगस है? तुम क्या कहना चाह रहे हो कि जनरल कैटेगरी ही एक ऐसी, जनरल कैटेगरी की कट ऑफ एक ऐसी कट ऑफ है जो आपके पास होनी चाहिए, उसके अलावा और कोई कट ऑफ्स ही नहीं है? अगर ऐसा ही मामला है तो तुम अलग अलग कट ऑफ्स निकालते क्यों हो? आप यूजीसी नेट का फाइनल रिजल्ट का नोटिफिकेशन तो निकाल के देखो, उसमें ओबीसी कैटेगरी में भी इतनी सब डिविजन्स हैं, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में इतनी सब डिविजन्स हैं, पीडब्ल्यूडी कैटेगरी में इतनी सब डिविजन्स हैं। अगर तुमने एक एससी कैंडिडेट को उसके परसेंटेज के बेसिस पर नौकरी नहीं देनी है, अगर वो दूसरे स्टेट का है तो इन दैट केस तुमने इतनी क्लासिफिकेशंस बना क्यों रखी है? तुम बोलो ना कि एक ही स्टैंडर्ड कट ऑफ होगी और वो है जनरल वाली कट ऑफ। तुमने इतना कर लिया तो कर लिया, नहीं किया तो तुम्हारा नेट जायज नहीं है। क्योंकि अब तुम देखो, इंडिया में सिर्फ 15 स्टेट्स ही हैं जो सेट कर रहे हैं, 15 ही स्टेट्स हैं जो सेट्स कर रहे हैं। मतलब अगर मुझे वो बेनिफिट अपनी स्टेट में उठाना है तो पहली बात मेरे पास मेरी स्टेट का सेट हो, लेकिन इंडिया में स्टेट्स तो 15 से ज्यादा ही हैं, लेकिन सेट 15 ही स्टेट्स में हो रहे हैं और उनका भी जो नोटिफिकेशन का टाइमलाइन है बहुत ही क्लियर है नहीं। और दूसरा, मान लो कि मेरी स्टेट में 1 साल पहले भर्ती हुई और अब अगले 3-4 साल फॉर पॉलिटिकल रीजंस भर्ती नहीं होने वाली। इस बीच में ये 3-4 साल मेरी जिंदगी के जो बड़े क्रूशियल हैं, मुझे ये यूज करने थे किसी, मान लो दूसरी स्टेट में, मेरी नेबरिंग 3 स्टेट्स में नोटिफिकेशन आ गई, मैंने वहां अप्लाई किया, लेकिन वहां इस रीजन की वजह से मैं अब एलिजिबल नहीं हूँ, मेरे 3 साल वेस्ट हो गए। अब मैं क्या करूंगी? मतलब नौकरी की इतनी मारा मारी है, क्या मैं बैठ के इसी काम में रहूंगी कि मैं पेपर देती चली जाऊं, लेकिन फिर ये टेक्निकल इशू आने की वजह से जो है मुझे रास्ते से हटा दिया जाए? तो ये मुझे तो बहुत ही प्रॉब्लमैटिक लगा है। और मुझे इसमें स्टेट का रीजन भी समझ आ रहा है, मैं समझ पा रही हूँ ये बात। ठीक है, हम कह रहे हैं कि कैंडिडेट जो अपनी स्टेट में फॉर वट एवर रीजन एक रिजर्वेशन बेनिफिट ले रहा है, वो डबल बेनिफिट अदर स्टेट में नहीं ले सकता, क्योंकि अदर स्टेट में उस स्टेट के नेटिव्स को उसका बेनिफिट मिलेगा। इतना लॉजिकल है। और ये भी ठीक है, बात लॉजिकल है बिल्कुल, कि अगर एक राजकीय महाविद्यालय जो स्टेट फंडिंग के अंडर चल रहा है, स्टेट के अंडर चल रहा है, स्टेट उसका रिक्रूटमेंट कर रहा है, अगर ये सब है तो वो जो स्टेट है उसके पास इतनी सर्वोपरि पावर्स हैं कि वो अपने खुद के रूल्स भी बना सकता है, ये भी लॉजिकल है। लेकिन अगर आपको इसी तरीके से चीज़ें करनी है तो इसके कुछ बेटर तरीके भी हो सकते हैं। मैं सिर्फ प्रॉब्लम्स नहीं लेकर आई हूँ, मैं इस पे सल्यूशन भी लेकर आई हूँ। ये सल्यूशंस हो जाएं तो बेहतर है, वरना देखो बड़ी ही गुस्सा दिलाने वाली चीज़ है ये। ऐसी चीज़ें करते रहेंगे ना तो विश्वास नहीं रहेगा खुद के ही देश पर, खुद की ही पॉलिसी मेकिंग पर। तो सबसे पहली बात यहाँ पर ट्रांसपेरेंसी बढ़ा दो, चीज़ों को और बेहतर ट्रांसपेरेंट करो।
अपनी नोटिफिकेशन में जब आप फॉर्म फिलिंग की नोटिफिकेशन निकालते हो उस वक्त ये बात साथ के साथ मेंशन करो, कहो ये बात कि अनलेस एंड अनटिल तुम यूजीसी नेट जनरल की कट ऑफ से क्वालिफाई नहीं कर रहे, तुम दूसरे स्टेट में जनरल कंसिडर नहीं किए जाओगे एंड तुम फिर दूसरे स्टेट में अप्लाई भी नहीं कर सकते। वो कैंडिडेट जो दूसरी स्टेट का है, उस स्टेट का नहीं है जहां उसको अप्लाई करना था, उसने SC ST OBC कैटेगरी से यहाँ क्वालिफाई किया, उसने अपने जीवन का 1 साल लगा दिया एग्जाम में, उसको भाई 1-1 साल बाद 6-6 महीने बाद ये नोटिफिकेशन दिला के उसका दिल मत तोड़िए। तो ट्रांसपेरेंसी रखिए, नोटिफिकेशन लेवल पर ये होना चाहिए, ठीक है। ये क्लैरिफिकेशन आयोग के लेवल पर होना चाहिए और ये क्लैरिफिकेशन यूजीसी के पार्ट पे भी होना चाहिए। यूजीसी क्यों उसके ऊपर चुप है, मुझे ये बात समझ में नहीं आ रही है। दूसरा, अगर इस तरीके के कोर्ट केसेस ऑलरेडी दूसरे एग्जाम्स में चल रहे हैं, देन यूजीसी के ऊपर अब ये रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है कि वो उन कोर्ट केसेस को मद्देनजर रखते हुए अपनी पॉलिसी फ्रेमवर्क में चेंज करे। क्यों? क्योंकि अगर एक कैंडिडेट जो अभी इस बात को क्वेश्चन में पुट कर रहा है या जिसको इस वजह से दिक्कत या तकलीफ हो रही है, वो अपने जीवन के बहुत सारे पैसे, टाइम, मनी, एनर्जी एक कोर्ट केस में लगाए, उससे बेहतर है ना कि अगर हमारे पास ऑलरेडी सुप्रीम कोर्ट की हियरिंग्स हैं इस तरीके के केसेस में, तो यूजीसी उनको रेलेवेंट मान के, उनको मोस्ट इंपॉर्टेंट मान के, प्राइमरी मान के उनको अप्लाई करे अपने केस में भी। और इनफैक्ट नोटिफाई कर दे सभी स्टेट्स के पब्लिक सर्विस कमीशंस को कि भाई जब जब तुमने नोटिफिकेशन निकालनी है, ये केस की कॉपी या जो भी इसकी जजमेंट थी उसको तुमने अपनी नोटिफिकेशन पे अप्लाई करके ही अपनी नई नोटिफिकेशन निकालनी है। ये क्लैरिटी भी यहां पर साथ के साथ होनी चाहिए। तीसरा पॉइंट, नेट के एग्जाम को सीटेट की तरह ही इसकी जो पॉलिसी है उस पर थोड़ा सा अच्छे से काम किया जाए। जिस तरीके से सीटेट एक स्टैंडर्डाइज स्कोर पे काम कर रहा है, जिससे एटलीस्ट किसी स्टेट में जाके किसी कैंडिडेट को इस तरीके के डिसएडवांटेज को नहीं डील करना पड़ रहा, नेट एग्जाम में भी हमें इस चीज़ के बारे में सोचने की ज़रूरत है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर वैसे भी स्कोर रिलेटिव है और हर बार कट ऑफ बेसिस पर चेंज हो रहा है। ये उस कैंडिडेट के लिए स्टेट लेवल पे दिक्कत क्रिएट कर रहा है। या तो आप बोल दो ना कि नेट से आप सिर्फ सेंट्रल लेवल के कॉलेजेस या यूनिवर्सिटीज़ में अप्लाई कर सकते हो, या तो ये बोल दो ना, या तो तुम ये बोल दो भाई कि तुम नेट के बेसिस पर सिर्फ सेंट्रल कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज में अप्लाई कर सकते हो। हम देश की हर स्टेट के लिए, हर यूनियन टेरिटरी के लिए एक सेपरेट सेट क्रिएट करते हैं और उस सेट के बेसिस पर उस स्टेट का कैंडिडेट उसी स्टेट के पब्लिक सर्विस कमीशन में अप्लाई करे। अगर तुम्हें सेंट्रल या स्टेट यूनिवर्सिटीज में जाना है, सेंट्रल यूनिवर्सिटीज या कॉलेजेस में जाना है तो नेट कर लो। अगर अपने ही होम स्टेट में काम करना है और चाहिए भी कि तुम्हें वो प्रेफरेंस मिले, अपनी स्टेट की तरफ से प्रोटेक्शन मिले तुम्हारे राइट्स के लिए, फिर भाई हर स्टेट का सेट निकालो, लागू करो और उनको जिम्मेदारी दो अपने स्टेट के पब्लिक सर्विस कमीशन के कॉलेजेस की वैकेंसी को फिल करने की, या तो ये वाला काम कर दो। तो अब क्या है ना, यहाँ पर अब यूजीसी के ऊपर बहुत मुझे लगता है प्रेशर हमें डालने की ज़रूरत है, ये मुद्दा उठाने की ज़रूरत है। हरियाणा में क्या है, ये मुद्दा छोटे लेवल पे भी उठ रहा है। इट्स जस्ट दैट कि स्टेट्स को भी यहाँ प्रोटेक्शन मिली हुई है, क्योंकि अपारेंटली हमारी कॉन्स्टिट्यूशन कह रही है कि भाई कि अगर स्टेट चाहे और उसने नोटिफिकेशन में लिख दिया कि हम टाइम आने पे अपने हिसाब से कुछ बेसिक फेर बदल कर सकते हैं तो वो कर देंगे। बट अगेन ये इस तरीके की डिवाइन इंटरवेंशन, 2x मशीना टाइप की टेक्निक्स देखो तो हमारे लिटरेचर में भी अप्लाई नहीं होती। हम लिटरेचर में भी इसको नेगेटिव ही मान के चलते हैं। तो ये तो लोगों की जिंदगियों की बात है, उनके भविष्य, उनकी नौकरियों की बात है। वहाँ क्यों हम आयोगों को इस तरीके के अनड्यू बेनिफिट्स दे रहे हैं करने के लिए? आप अपनी स्टेट के लोगों को प्रोटेक्ट करो, बट इसका ये मतलब नहीं है दूसरी स्टेट के लोगों के भविष्य के साथ खेलोगे। हरियाणा में ये कांड ऑलरेडी हो चुका है और अब सबसे बड़ा खतरा मंडरा रहा है उन लोगों पे जो उत्तर प्रदेश में अप्लाई कर रहे हैं। ये दिक्कत वहां पर आ रही है। ये आवाज मैंने आज इस सेशन के थ्रू उठाई है, मैंने इस आक्रोश, इस गुस्से को आप लोगों के सामने वॉइस आउट किया है। अगर आप भी इस तरीके के किसी अनड्यू डिसएडवांटेजेस पोजीशन में आए हैं कभी किसी दूसरे स्टेट के आयोग की वजह से, तो जरूर बताना मुझे वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन में लिख के। लेकिन तब तक आपको क्या करना चाहिए, मतलब एज अ टीचर, as somebody who cares for you, as your guide, as your mentor, मैंने अभी बात करी, लेकिन अब यहाँ पर मैं प्योरली गुरु, एक शिक्षक की तरह भी बात करूंगी। अगर मान लो ये रूल चेंज नहीं होता है, हम कह रहे हैं कि हर स्टेट का सेट नहीं बनता, या फिर यूजीसी पुराने केसेस के बेसिस पर स्टेट्स को नोटिफाई नहीं करता, या फिर स्टेट्स अपनी नोटिफिकेशन में आपको ये चीज़ें एडवांस में नोटिफाई नहीं कर रहे हैं जिस वजह से आपको नुकसान महसूस हो रहा है, तो हम क्या करेंगे? इस केस में हम क्या करेंगे, हम अपने सब्जेक्ट की इतनी मास्टरी बना लेंगे कि इसके बेसिस पर
हम जब जब नेट जैसे नेशनल लेवल के एग्जाम्स में बैठे, हम टॉप ऑफ द टॉप ही परफॉर्म कर रही हूँ। मेरे स्टूडेंट्स जो मुझसे पढ़ते हैं और वो सर्टेन रिजर्वेशन कैटेगरी में आ रहे हैं, मैं उनको हमेशा एक बात बोलती हूँ, क्योंकि बहुत सारे कैंडिडेट स्टूडेंट्स जो अब तैयारी करते हैं नेट की, वो अक्सर अपनी ही कैटेगरी की कट ऑफ को देखकर तैयारी कर रहे होते हैं। मान लो जनरल कैटेगरी में 70% कट ऑफ गया और एससी कैटेगरी में मान लो 55% कट ऑफ गया, तो वो जो एससी कैंडिडेट है वो 55% के अकॉर्डिंग तैयारी करता है, और तब जाके वो 40% पे गिरता है, 45% पे गिरता है, और फिर वो बोलता है मैम मेरा सिलेक्शन नहीं हो रहा है। मैं उन कैंडिडेट्स को एनीवे यही समझा रही होती हूँ कि तुम अपनी कैटेगरी की कट ऑफ ना देखकर हाईएस्ट कट ऑफ को देखो। मान लो कि हाईएस्ट कट ऑफ इस वक्त यहाँ 70% जा रही है, तो तुम्हारा एम इररिस्पेक्टिव ऑफ योर कैटेगरी 70% होना चाहिए। तुम 70% की तैयारी करोगे, तब जाकर तुम 55-60% पे आके गिरोगे, एंड तब तुम अपनी ही कैटेगरी से नेट नहीं, तुम प्रॉब्ली अपनी कैटेगरी से जेआरएफ भी यहाँ अक्वायर कर रहे होगे। ये मैं उनको हमेशा समझाती हूँ। तो ये आप थोड़ा सा प्लीज ध्यान रखिए। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी करें, और सिर्फ नेट की नहीं मैं बात कर रही, आप किसी स्टेट के टीजीटी पीजीटी एग्जाम्स की भी तैयारी करते हो, तो प्लीज आप अपनी कैटेगरी की कट ऑफ देखना छोड़ दो। उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट में जो भी हाईएस्ट कट ऑफ गई है, जिस भी कैटेगरी की, आप उसको देखो, आप उसके अकॉर्डिंग तैयारी करो। कोशिश करो कि आपके मार्क्स उस कैटेगरी के अकॉर्डिंग हो, उस कट ऑफ के अकॉर्डिंग हो, सो दैट कल को आप किसी दूसरी स्टेट में जब अप्लाई करने जाते हो तो वहां पर इस तरीके का डिसएडवांटेज आपको ना हो, और फिर जैसे हरियाणा ने यहाँ पर अपनी मर्जी से ऐसे ऐसे नोटिफिकेशन निकाल के बैठा हुआ HPSC, ये नुकसान आपको यहाँ पर ना झेलना पड़े। ये मैं आपको एज ए टीचर, एज अ शिक्षक बता सकती हूँ। आज के लिए इतना ही, बट इतना ही नहीं, हमें इस आवाज़ को यहाँ से उठाना है। मैं जानना चाहती हूँ आपके एक्सपीरियंसेस को, क्या आप इस पे कहना चाहते हैं। ये एक्सपीरियंसेस जान के हो सकता है आज नहीं तो कल कभी ना कभी किसी ना किसी स्टेट का आयोग इस बात पे गौर फरमाएगा और अपनी नोटिफिकेशन में इस तरीके की मिसलीडिंग स्टेटमेंट्स को या डिलेड स्टेटमेंट्स को, क्लॉजेस को नहीं पुट करेगा। आप और मेरे जैसे आम इंसान का वक्त, समय, एनर्जी, पैसा बर्बाद नहीं होगा, और हमारा फ्यूचर कहीं ना कहीं यहाँ सिक्योर हो जाएगा। एक आवाज़ उठी है UGC नेट अड्डा 24/7 के प्लेटफॉर्म से, मेरी तरफ से, ऐश्वर्यापुरी की तरफ से। मैं आपके एक्सपीरियंसेस और आपके व्यूज़ और आपके ओपिनियंस भी इस पर जानना चाहती हूँ। तो फटाफट से वीडियो ख़त्म होते ही कमेंट सेक्शन में मुझे लिख के बताइए। क्योंकि मैं आप सबके कमेंट्स रेगुलरली पढ़ती रहती हूँ। आई वुड लव टू नो अबाउट दैट। That's all for today. Thank you so much everybody for watching this session. ऐसे और सेशंस के लिए सब्सक्राइब करके रखिए हमारे ऑफिशियल YouTube चैनल UGC नेट अड्डा 24/7 को। थैंक यू।